हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मनाली। आज हम बात करेंगे ऑसगुड स्क्लेटर्स डिजीज के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में ही पाई जाती है और सबसे कॉमन आजकल एक नी प्रॉब्लम है बच्चों में। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज ऑसगुड स्क्लेटर्स डिजीज? उसको जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। हालांकि इसका नाम एक डिजीज है, बट ये एक डिजीज नहीं है, ये एक रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी सिम्टम है। यानी बार बार नीज पे जो स्ट्रेस आने की वजह से, बार बार एक ही जगह पे चोट लगने की वजह से ऑसगुड स्क्लेटर्स डिजीज होती है। ये नाम भले ही लंबा चौड़ा, वियर्ड या फिर एकदम सीरियस साउंड करे, लेकिन ये जो नाम है वो दो फिजिशियंस, डॉक्टर रॉबर्ट ऑसगुड एंड डॉक्टर कार्ल स्क्लेटर्स के नाम के सरनेम्स पे रखा गया है। दो द नाम साउंड्स वियर्ड, लेकिन ये एक सरनेम्स के ऊपर ये नाम रखा गया है। ऑसगुड स्क्लेटर्स डिजीज को मेडिकल टर्म्स में, दूसरे टर्म्स में रग्बी नी या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस भी कुछ डॉक्टर्स कहते हैं। और ये जो डिजीज है वो बच्चों में ही पाई जाती है, जैसे मैंने पहले बताया, और उनकी एज ग्रुप है 8 साल से 15 साल के रेंज के बच्चों में ही, और स्पेशली बॉयज में ये ज्यादा कॉमन है। सो लेट्स हैव सम डिटेल्स अबाउट इट। अब ये डिजीज क्या है उसको जानने से पहले हम उनके थोड़े सिम्टम्स जान लेते हैं, जिससे आप इजीली और रिलेट कर पाएंगे। तो जब भी आपका बच्चा नीज पे, इस एरिया में या फिर नीज के जस्ट नीचे इस एरिया में एक अनबेरेबल पेन की शिकायत करता है, या फिर उसको इसी एरिया में बहुत सूजन आपको दिखाई दे रही है, और अगर ये जो एरिया है जो एरो से मैंने बताया है, अगर इस एरिया को आप टच करें अपने अंगूठे से कुछ इस तरीके से, और इस एरिया में उसको एक अनबेरेबल पेन हो, विच मीन्स इट इज अ क्लियर साइन ऑफ ऑसगुड स्क्लेटर्स डिजीज। अब पेन और स्वेलिंग के साथ साथ आपको विजिबली एक लंप भी दिख सकता है, एक लंप यानी गांठ जैसा आपको दिख सकता है, जो कि एक पेनफुल लंप होगा। ये लंप आपको कैसे समझ में आएगा? अगर आप दोनों नीज को कंपेयर करें, तो मैंने एक कंपैरिजन बताया है। एक हेल्दी नी है बच्चे की, एक हेल्दी नी में आपको कोई लंप नहीं नजर आ रहा, लेकिन जो एक ऑसगुड स्क्लेटर्स डिजीज की जो नी है उसमें ये एरिया ऑफ पेन होगा, और साथ ही साथ इस एरिया में नीज के जस्ट नीचे उनको एक लंप या फिर एक बम्प सा दिखाई देगा। अगर ये तीनों सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, यानी स्वेलिंग, पेन एज वेल एज लंप, देन इट इज अ क्लियर पिक्चर कि ऑसगुड स्क्लेटर्स डिजीज है। अब ये डिजीज क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल अब जान लेते हैं। अब इसको जानने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, देन आई एम डॉक्टर मनाली। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ फ्रॉम बैंगलोर, और मैं हेल्थ डिजीज पे और उनके ट्रीटमेंट पे वीडियोस बनाती हूँ रेगुलरली। हफ्ते में 2 दिन मैं वीडियो अपनी पब्लिश करती हूँ, और साथ ही साथ मैं ब्रेन एक्टिविटीज पे भी वीडियोस बनाती हूँ, विच इम्प्रूव्स दी मेमोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये चैनल इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। So let's talk about what is Osgood Schlatters disease, OSD. अब आप ये देख सकते हैं, ये एक नी है। अब क्या होता है कि जो नी के नीचे ये जो एरिया है, यहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा पेन या स्वेलिंग की कंप्लेन करता है। अब यही एरिया क्यों? अब बच्चा जब तक अपनी प्यूबर्टी एज हिट ना करे, यानी जब तक वो 16-18 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसकी हाइट बढ़ती है। हाइट से मेरा मतलब है बोन्स बढ़ती है, राइट? अब ये जो नीज के नीचे वाली जो हड्डी है, जिसे हम टिबिया कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो एरिया है टिबिया का, वहां पे ग्रोथ प्लेट होती है, यानी इसी एरिया से जो है वो बोन्स बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एरिया है वो यूजुअली बाकी एरिया से ज्यादा सेंसिटिव और वीक होगा, और इसी एरियाज पे कुछ टेंडन्स और मसल्स भी अटैच होते हैं, विच मेक्स इट मोर वीक और मोर फ्रेजाइल, आई वुड से। तो अगर इसी एरिया पे ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चा मान लीजिए रनिंग कर रहा है, या एक हार्ड लैंडिंग कर रहा है, या जंपिंग कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है वो नीज के इस एरिया पे ही आता है। अब ये सारी चीजें एक साथ होने पर ये एरिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, एंड दिस एरिया बिकम्स प्रोन टू गेट मोर इंजर्ड। तो अगर इस एरिया पे ज्यादा इंजरी होती है, जो कि ऑलरेडी काफी वीक है, तो फिर इसको ऑसगुड स्क्लेटर्स डिजीज कहा जाता है। अब इसके हम कॉजेज जान लेते हैं। तो यूजुअली जो बच्चे जो काफी स्पोर्ट्स में या एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, सॉकर्स, या फिर रनिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर बास्केटबॉल जिसमें जंपिंग एक्टिविटी या हार्ड लैंडिंग एक्टिविटीज बहुत होती है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो नीज में उनको रेपिटेटिव इंजरी होती रहती है, जो बार बार गिरते रहते हैं, उन्हें एक ही जगह पे ज्यादा इंजरीज होती रहती हैं, या फिर जो जिम्नास्टिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डांसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसी एक्टिविटीज जिसमें ये जो नीज पे सबसे ज्यादा अगर प्रेशर आता है, ऐसी एक्टिविटीज में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर योर किड इज
प्रोन टू गेट ऑसगुड स्केलेटस डिजीज। और भी कॉमन कॉजेज हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे के फ्लैट फुट हैं, ये फ्लैट फुट या तो बचपन से होता है या वजन बढ़ जाने की वजह से होता है, या फिर लिमिटेड डॉर्सिफ्लेक्शन है, यानी पाँव के पंजे को अपनी तरफ खींचने पर बच्चा अगर प्रॉपरली खींच नहीं पाता है, या फिर काफ मसल यानी इस एरिया में पेन की तकलीफ कहता है या पेन की शिकायत करता है। तो ये दो काफी कॉमन कॉजेज हैं ऑफ ऑसगुड स्केलेटस डिजीज। साथ ही साथ अगर बच्चे के थाई के मसल्स जो क्वाड्रिसेप्स होते हैं, पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, अगर ये मसल्स काफी वीक हैं या काफी टाइट हैं, तब भी उनको ऑसगुड स्केलेटस डिजीज हो सकता है। तो ये थे सारे कॉमन कॉजेज। अब आइए जानते हैं कि हम डायग्नोज कैसे करें। हालांकि आपको पेन, स्वेलिंग और लंप दिख चुका है, तो इट इज इजीली डायग्नोजेबल कि इट इज ओएसडी, लेकिन ऐसी और दूसरी नीज की कंडीशन भी होती हैं जिसमें ये सेम मोर और लेस सिम्टम्स होते ही हैं। तो आई वुड से कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई ये सबसे ये तीन ही हैं जिससे आप परफेक्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं। फर्स्ट आपके जो डॉक्टर हैं, अगर ऑर्थोपेडिशियन के पास या आपके जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं, देन दे माइट आस्क फॉर एक्सरे, और एक्सरे पर अगर कुछ ऐसे इंप्रेशंस दिखते हैं जो कि दिखने पर एक फ्रैक्चर जैसे दिख रहे हैं, बट इट इज यहाँ पे एक टेंडन, जैसे मैंने बताया एक टेंडन अटैच होता है, वो टेंडन की पुलिंग की वजह से कुछ इस तरीके से इंप्रेशंस आते हैं। अगर कुछ ऐसे इंप्रेशंस हैं, तब एक क्लियर पिक्चर है कि ये ओएसडी यानी ऑसगुड स्केलेटस डिजीज ही है। अब इसे प्रिवेंट कैसे करें? अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100% प्रिवेंशन, यानी मेरे बेटे को ओएसडी कभी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा है, खेलेगा कूदेगा, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, गिरेगा, लगेगी, तो उसे ओएसडी हो ही सकता है। तो 100% प्रिवेंशन हो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आप आपके बच्चे को कुछ वार्म अप एक्टिविटीज और कूल डाउन एक्टिविटीज एंकरेज कर सकते हैं, जिससे उनके जो लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स हैं वो प्रिपेयर्ड रहेंगे फॉर एक्टिविटीज। सो एक्टिविटी यानी कोई भी जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे पहले उन्हें एंकरेज कीजिए कि कुछ वार्म अप एक्टिविटीज करें जिससे उनके मसल्स प्रिपेयर्ड रहें, और कुछ कूल डाउन एक्टिविटीज करें, नॉर्मल स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग, जिससे जो उनके मसल्स हैं वो दे फील बेटर। सो यस, प्रिवेंशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। अगर आपके बच्चे को ओएसडी हो चुका है तो क्या करें? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला तो ये है कि अगर उन्हें बॉदर नहीं कर रहा है ज्यादा, अगर एक्टिविटीज में हिंड्रेंस पैदा नहीं कर रहा है और ऑन एंड ऑफ पेन ही है नीज में और ऑन एंड ऑफ स्वेलिंग ही है, तब तो उसमें कोई ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे बच्चा अपनी प्यूबर्टी एज पे आएगा, जैसे जैसे वो 16, 17, 18 साल का होगा, वैसे उनके जो बोन्स हैं वो काफी मैच्योर भी हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली जो पेन की शिकायत है वो भी धीरे से सबसाइड होके कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। सो यूजुअली ओएसडी में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर बच्चा बहुत ज्यादा पेन या स्वेलिंग की कंप्लेन कर रहा है, देन यू मस्ट गो फॉर सर्टेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा आपका जो बच्चा है वो पेन या स्वेलिंग की कंप्लेंट कर रहा है, तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों तक आप ये ट्रीटमेंट जरूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है रेस्ट। आप 3 से 5 दिन का उन्हें रेस्ट दीजिए। रेस्ट से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो स्कूल ना जाए या फिर वो उठे भी नहीं, चले भी नहीं, नो, नॉट लाइक दैट। लेकिन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, जैसे साइकिलिंग है, रनिंग है, बास्केटबॉल खेलना है, टेबल टेनिस, टेनिस खेलना है, अगर ऐसी एक्टिविटीज वो डेली कर रहे हैं तो उन्हें आने वाले 3 से 5 दिन तक बिल्कुल भी स्टॉप कर देनी चाहिए। सेकेंड इज आइस एप्लीकेशन। आइस जो पैक्स हैं वो इजिली ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और कोई भी फार्मेसी स्टोर में भी अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इस तरीके से आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो दिन में 2 से 3 बार करना है 20 मिनट के लिए ऑन द पेनफुल एंड स्वेल्ड एरिया। इससे इनकी स्वेलिंग और पेन दोनों ही कम होंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नी एंड एंकल सपोर्ट ड्यूरिंग एक्टिविटीज। अब वो क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रापटेलर स्ट्रैप। ये एक छोटा सा स्ट्रैप होता है जो नीज को और नीज के आसपास के जो टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं उनको सपोर्ट देता है ड्यूरिंग एक्टिविटी स्पेशली। और दूसरा है नी ब्रेस, जो एंटायर नी को सपोर्ट देगा, और जो थाई के मसल्स हैं, जो काफ मसल्स हैं, उनको भी कंप्लीट सपोर्ट और प्रोटेक्ट भी करेगा ड्यूरिंग एक्टिविटीज। बट मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि अगर बच्चा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो जो नी ब्रेस है वो एक हिंड्रेंस पैदा कर सकती है, इसलिए बेटर यू गो विद इंट्रापटेलर स्ट्रैप। ये दोनों ही जो नी सपोर्ट्स हैं वो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिनकी जो परचेजिंग लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट इज इंसोल्स। अब नीज के साथ साथ एंकल को सपोर्ट करना भी जरूरी है,
तो एंकल सपोर्ट के लिए बच्चा जो भी जूते पहनता है या फिर कोई भी एनक्लोज्ड फुटवेयर पहनता है उसमें ये आप इंसोल्स लगा सकते हैं। ये इंसोल फ्लैट फीट के लिए भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और अगर उसके लिमिटेड डॉर्सीफ्लेक्शन है उसमें भी इफेक्टिव रहेगा। ये इंसोल्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इसकी भी मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में इसकी परचेसिंग लिंक दे दूंगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। ये सारी हुई ट्रीटमेंट जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जो आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकती है, लेकिन एक परमानेंट रिलीफ के लिए आप क्या करें? तो उसमें है फिजियोथेरेपी, जिसमें स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग और थोड़ी अर्गोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जिससे जो आसपास के नी के मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने रहें, सो दैट इट प्रिवेंट्स फर्दर डैमेज। और पेन और स्वेलिंग को सबसाइड करने के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी यानी कुछ मशीन से ट्रीट करना पड़ता है, जैसे अल्ट्रासाउंड और टेंस। अब इसकी डिटेल मैं खुद लेकर आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं खुद एक्सरसाइजेस आपको करके बताऊंगी, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज करके बताऊंगी, सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर कि किस तरीके से एक्टिविटीज आपको आपके बच्चे से करवानी है। अब बात करते हैं कि व्हाट मेक्स ओएसडी वर्स। तो अगर आपके बच्चे को ओएसडी है तो आप ये 3 एक्टिविटीज में उनको रिस्ट्रिक्ट करिए। सबसे पहला है स्क्वाट्स, सेकंड इज साइक्लिंग और तीसरा है जंपिंग। ये तीनों ही एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा प्रेशर नी जॉइंट और उसके नीचे टेंडन्स और लिगामेंट्स पे आता है, जो कि इस ओएसडी को वर्स कर सकते हैं। तो ये थी एक क्लियर पिक्चर ऑस्गुड स्क्लेटर्स डिजीज के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो या ये चैनल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दे दूंगी। जल्दी मिलूंगी मैं ओएसडी के ट्रीटमेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।